गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं मैं आप सभी। आज हम सेकंड प्रोफ की नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, स्वस्थता। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देते हैं। आज देखो, आप हमारे साथ संहिता के सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। चरक संहिता के सभी आपको एनसीएम सिलेबस, एनसीएसएम के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रोफ के बीएमएस फर्स्ट प्रोफ हो, सेकंड प्रोफ हो, थर्ड प्रोफ, सभी उसके आपको नोट्स मिलेंगे, डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। दूसरा, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस और एमसीक्यूज हैं, जो कि यूजी पीजी कॉम्पिटिटिव वाइज बेस्ड, चाहे एएमओ एग्जाम हो, चाहे आपका एआई पीएचडी का एग्जाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आने वाले फ्यूचर आपके डिग्री के अंदर। और आप चाहे जो भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, चाहे ऐप पे वीडियो देख रहे हैं, डेमो देख रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फिर पर्सनल गाइडेंस के लिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही जाएगा हमारे ग्रुप्स के अंदर। आप अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं। मैं नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं और आप जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं लेक्चर्स हमारे। और ज्वाइनिंग के लिए भी बात कर सकते हैं। बैच का फीस कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्वाइट अफोर्डेबल है। और 1.5 ईयर्स का वैलिडिटी रहता है पर ईयर वाइज। और दूसरा, जो हमारा बैच है वो क्लिनिकल चीज़ों पे भी फोकस करता है, जो कि आपको नेक्स्ट के एग्ज़ाम के अंदर आने वाले काम। और कोई राइट टाइम पूछे कि तैयारी करने का क्या कब है, क्या है, जो जिस टाइम पे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तभी से आप अपना डिसीजन लीजिए कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है, क्या बनना है। मतलब पीजी करना है, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए तैयारी करना है, तो अभी से लगेंगे। साथ साथ यूजी के साथ, तो यूजी भी इजी रहेगा, बीएमएस को पूरा ध्यान रखते हुए, पूरा इमोशंस को आपके ध्यान रखते हुए बनाए, ठीक है। तो इजी रहने वाला है सब सफर। निमोनिक्स कोड्स के थ्रू हम सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चला जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से है। और मैं बात करूँ, आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्वस्थता, ठीक है, रात्रिचर्या के बारे में। तो इस पे हम आ जाते हैं। सेकंड प्रोफ की क्लास है, ओके। वैसे ये रात्रिचर्या क्या है, हम बेसिकली फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं इसको। हमारे अष्टांग के अंदर चरक में भी पढ़ते हैं, सुश्रुता में भी दिया हुआ है। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या, सभी का कंसेप्ट इसके अंदर मिक्स किया है। एमसीक्यू यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है, एससीक्यू देखने के लिए भी मिलता है, लेक्यू देखने के लिए नहीं मिलता है चैप्टर से। तो टॉपिक 1 देखते हैं, रात्रि भोजन विधि, इसका स्वास्थ्य से संबंध क्या है। डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट डिफरेंट अपना ओपिनियन इस पे रखा है। रात्रि के प्रथम पहर में ही कुछ कम मात्रा में ही भोजन करना चाहिए, इसमें बताया गया। रात्रि के प्रथम पहर मतलब कि जो फर्स्ट हाफ, जिस लाइक इसको हम बोल सकते हैं 6, 7, 8 बजे का जो भी समय रहता है, उस टाइम पे आपको ही कुछ कम मात्रा में ही खाने के लिए बोला है। कठिनाई से बचने वाला भोजन नहीं करना चाहिए, इसका मतलब गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए रात्रि में, बिकॉज हमारी डाइजेस्टिव फाइबर जो होती है या फिर जो हमारी अग्नि रहती है कम रहती है, लो रहती है। इसे अजीर्ण आदि रोग होने की उत्पन्न नहीं होते। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसे अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब इनडाइजेशन के इश्यूज हमें नहीं होते हैं। ऐसा एक पॉट भी है कि रात्रि का भोजन हमें पक्षियों की तरह करना चाहिए। तो पक्षी क्या होते हैं, रात्रि में कम भोजन खाते हैं, ठीक है। आयु की वृद्धि अच्छी होती है इससे। और भृंगन कारक एवं वृश्य होता है। तो भृंगन कारक बताया कि हमारे शरीर को भृंगन देता है, एवं वृश्य भी यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सब हमारा बूस्ट करता है। तो जनरल पॉइंट्स हम इसको पढ़ रहे हैं, बाकी आप अपनी बुक से इसको रीडिंग कर सकते हैं। जो पीजी वाइज इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। रात्रि के प्रथम पैर में कुछ कम मात्रा में भोजन करना चाहिए, कठिनाई से बचने वाला भोजन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए जो टॉपिक है ये कि भोजन विधि के अंदर कुछ कुछ पॉइंटर्स, आप इसको इतना पॉइंटर्स एक्सप्लेन याद रखेंगे तो इसको एक्सपैंड करके अपनी बुक से लिख सकते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य में क्या संबंध रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रात्रि शयन विधि इन रिलेशन टू द प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप। तो हमें कब कब कैसे कैसे सोना चाहिए इन रिलेशन टू द प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप। तो 8 श्वास, 16 श्वास और 32 श्वास, ये ऐसे बताया गया है कंसेप्ट संहिता के अंदर। तो देखो, सबसे पहले नीचे देखते हैं, बाईं तरफ जठराग्नि होती है, इसलिए आहार के समय पाचन के लिए ये बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। एक अच्छा कंसेप्ट है ये वाइवास के अंदर पूछा जाता है। और बाकी देखो, एक्चुअली क्या है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं जो बताते हैं कि हमें बाईं तरफ करवट लेके सोना चाहिए, बट ऐसा क्यों बताया गया है, ठीक है। तो बाईं तरफ हमारी जठराग्नि रहती है, इसलिए आहार के समय पाचन के लिए बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। उसके बाद इच्छा अनुसार हम सो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कर्तव्य बनता है बाईं ओर, यानी कि
बायां दायां आपको बताना चाहिए, बी मतलब लेफ्ट बायां और डी मतलब राइट, ठीक है। तो आपको लेफ्ट साइड करवट लेके सोना चाहिए। और इसमें एक एक बताया गया कि 8 श्वास आप सीधे सोइए, यानी उतान आप सुपाइन पोजीशन में सोइए, 16 श्वास दाईं करवट लेके सोइए और 32 श्वास मैक्सिमम आपको बाईं करवट लेके ही सोना है, ठीक है। तो 8 टू द 16, 16 टू द 32 और उत्तान दाएं बाएं, ठीक है। दाएं बाएं डीबी याद रखेंगे, राइट लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 3, निद्रा एवं स्वास्थ्य में संबंध। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनता है पीजी वाइज, जो बंदेगा आपको बता देंगे, ठीक है। अभी बस यूजी वाइज पॉइंट इंपॉइंट चल रहे हैं। निद्रा और स्वास्थ्य में संबंध, जो क्वेश्चंस बताते हैं वही आपको देखने के लिए पीवाईक्यू के अंदर देखने के लिए मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में भी देखने के लिए वही क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है चेंज कंसेप्ट वही मिलेंगे, हो सकता है उसका फॉर्म मैच ऑफ द फॉलोइंग चला गया, असर्शन रीजनिंग चला गया, फिर स्टेटमेंट बेस्ड चला गया हो, या फिर डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड चला गया हो, ठीक है। इतना ही फर्क देखने के लिए मिलेगा। निद्रा और स्वास्थ्य में संबंध क्या है? सुख दुख, शरीर की पुष्टि, बल दौर्बल्य, नपुंसकता, ज्ञान विज्ञान और जीवन तथा मरण नींद के अधीन ही है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपनी स्लीप साइकिल को प्रॉपर रखेंगे, जिसके अंदर हमारे हार्मोन्स और हमारे एंजाइम सब बैलेंस वे में वर्क कर पाएंगे, तो हमारे सुख दुख, शरीर की पुष्टि यानी कि वृद्धि होना, बल हमारा दौर्बल्य यानी वीकनेस, और हमारी जितनी भी रिंगन कारक जो वहां पे ऊपर बताएगा, अगर हमारी जो स्लीप है अगर ये साउंड रहेगी, मतलब कि साउंड मतलब अच्छी रहेगी, ये क्लिनिकल वर्ड है साउंड। स्लीप को अगर हम नोट्स के अंदर देखें, अगर लिखते हुए हैं, तो स्लीप साउंड अगर हमारी रहेगी तो हमें ये सब इश्यूज नहीं आएंगे। हमारा बल सही रहेगा, शरीर की पुष्टि रहेगी, सुख रहेंगे, दुख कम रहेंगे, ठीक है। ये सब चीज नहीं रहेगी, ज्ञान हमें अच्छा प्रॉपर रहेगा सब चीज का, यानी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जीवन तथा मरण के नींद के अधीन है। ये तो दिवा शयन यानी दिन में शयन करना, संध्या शयन यानी कि रात शाम को शयन करना, और अति शयन ज्यादा सोना, अल्प शयन नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। आपको पता भी दिवा शयन करने से कफ का प्रकोप होता है, और अति शयन करने से भी हमें लेथार्जिसिटी फील होती है, जो कि कफ का ही लक्षण है, कफ प्रकोप का। और अल्प शयन करेंगे तो भी हमें हमारे शरीर की पुष्टि ढंग से नहीं हो पाएगी। समझ पाए? नेक्स्ट, नींद का उचित सेवन करने से शरीर को सुख तथा आयु प्राप्त होती है। नॉर्मल सी बात बताई गई है। उचित प्रमाण में नींद का सेवन करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है, बल वर्ण युक्त रहता है, ना अधिक मोटा ना अधिक कृष्ण, ऐश्वर्य युक्त 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो एक संहिता की ये लाइन रेफरेंस है, तो वहां से उठाया गया है कि उचित प्रमाण में जो नींद का सेवन करने वाला व्यक्ति रहता है निरोगी रहता है। निरोगी मतलब कोई उसको रोग नहीं रहते, बल वर्ण युक्त रहता है यानी कि उसको प्रॉपर उसका बल रहेगा, प्रॉपर उसका कलर रहेगा, और ना अधिक मोटा रहेगा वो, ना अधिक कृश रहेगा यानी कमजोर रहेगा, ऐश्वर्य युक्त रहता है, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। पहले के लोग इतना एज तक जीवित रहते थे, तो वहीं से कोटेशन उठाया गया, तो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। टॉपिक नंबर 4, युक्त एवं अयुक्त निद्रा का प्रभाव क्या रहेगा? युक्त निद्रा से सुख की प्राप्ति होगी, मतलब जितना हमें प्रॉपर रिक्वायर्ड निद्रा है, अगर हम उतना युक्त निद्रा लेते हैं तो सुख की प्राप्ति होगी, शरीर की पुष्टि होगी, बल पुरुष तब हमारा अच्छे से यानी वर्क कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, ज्ञान और जीवन की प्राप्ति होती है। हमारी इंद्रिया, क्योंकि देखो क्या है, अगर हम नींद हम प्रॉपर लेंगे तो माइंड रिलैक्स कर पाएगा, ठीक है। अब माइंड रिलैक्स कर पा रहा है यानी कि उसके अंदर जितना भी आपका सीएनएस पीएनएस जो भी सब चीजें हैं, आपका सब तरीके से रिलैक्स हो गया है, ठीक है। और आपका इंद्रिय जो है यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स है वो भी अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगी। तो रिलैक्स इंद्रिय के अंदर आपको पता ही पंच ज्ञान इंद्रिय आती है, तो वो ज्ञान को प्रॉपर प्राप्त कर पाएंगी, जीवन की प्राप्ति होती है, अच्छे से होती है, सुख, शरीर की पुष्टि, बल, पुरुषत्व, काम करने की हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, अगर हम एक दिन कम सोते तो हमारे अगले दिन पूरा लेथार्जिक जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो उचित प्रमाण में नींद का सेवन करने वाला व्यक्ति निरोगी, बलवान युक्त, ना अधिक मोटा ना अधिक कृश, ऐश्वर्य युक्त, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगेन सेम लाइन बताई गई है। अयुक्त निद्रा के प्रभाव से इसके विपरीत होते हैं, इससे आयु की हानि होती है। वैसी बात है, जो भी इसके लक्षण लिखे हुए हैं, इससे अपोजिट जो भी हम इसके अंदर बताएंगे वो हमारे रहेगी, और इससे आयु की भी हानि रहेगी, यानी पेशेंट की एज ज्यादा नहीं रहेगी। इसको आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि उसका जो पुरुषत्व या फिर जो उसका जीवन की प्राप्ति है या जो शरीर की पुष्टि अगर वो कम रहेगी तो पेशेंट ऑटोमेटिकली वीक रहेगा, कृश रहेगा, तो कम कार्य कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रात्रि जागरण एवं दिवा स्वप्न का प्रभाव क्या रहेगा, ठीक है। अगर
चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। तो इसमें कहता है रात्रि जागरण एंड दिवस सोमन पे क्या प्रभाव रहेगा। रात में जागना रुक्षता कारक होता है। अगर हम रात में ज्यादा जाग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रुक्षता कारक होगा, यानी वात का प्रकोप करेगा। ठीक है, रात्रि जागरण वात को इंक्रीज कर देता है, आप फील भी कर सकते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, तो रात्रि जागरण, रात्रि में जागना रुक्षता कारक होता है, यानी वात दोष को इंक्रीज करता है। रात्रि में जागने से वात पित्तजन्य, कई संहिता बताती है कि प्योरली वात का प्रकोप होता है, और कई संहिता कई आचार्य उसको बताते हैं कि वात पित्तजन्य रहता है, कि आपको पित्त यानी एसिडिटी भी इंक्रीज फॉर्म में मिलती है। श्वास काश आदि अनेक उपद्रव होने होते हैं। तो कहता है कि श्वास काश आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाती है। कौन सी? हमें खांसी की, और श्वास कम आना मतलब स्टार्ट हो जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें स्टार्टअप हो जाते हैं। नींद, दिन में सोना स्निग्धता कारक होता है। मैंने आपको बताया कि दिवस अपन कफ का कारक होता है, यानी कि स्निग्धता कारक होता है। और दिन में सोने से सभी दोष कुपित होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कफ कुपित होता है, तो सभी दोष कुपित होते हैं। मेनली कफ डोमिनेंट रहता है। इससे सिर में दर्द होना, अंगों में भारीपन, जठराग्नि का क्षीण होना, रुचि तंद्रा, बुद्धिनाशक ज्वर, इंद्रियों में असमर्थता आदि उत्पन्न होते हैं। तो देखो नॉर्मल सी बात है, जो भी कफ से इंक्रीज होने वाले डिसऑर्डर्स हैं वो सब इसमें बताया गया है। सिर में दर्द होना, अंगों में भारीपन और जठराग्नि का क्षीण होना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कफ इंक्रीज होगा तो आम बन जाएगा, तो आम बनेगा तो क्या होगा? जठराग्नि का क्षीण होना, अरुचि होना, इंडाइजेशन होना, तंद्रा मतलब थकावट होना, बुद्धि का नाश होना, ज्वर, इंद्रियों में असमर्थता यानी इंद्रियां ढंग से काम नहीं कर पाएंगी आदि उत्पन्न होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को दिवस सपन और रात्रि जागरण दोनों ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सत्व जो लोग हैं वो इसका फॉलो नहीं करेंगे, कि भाई जिसमें सत्व प्रेडोमिनेट है वो इसका फॉलो करेंगे, कि दिवस अपन भी नहीं करेंगे और रात्रि जागरण भी नहीं करेंगे। और जिसका रज और तम जिनका बढ़ा हुआ है तो वो इनको फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब वो दिवस अपन भी करेंगे और रात्रि जागरण भी करेंगे, तो जिसकी वजह से उनको डिसऑर्डर्स होंगे, या फिर वात और पित्त का इम्बैलेंस क्रिएट होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, और बताया ना कि वात पित्त जन्य यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो समझ पा रहे हैं। और कफ यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है दिवस अपन में। तो जो सत्व लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रभु श्री राम की अगर बात की जाए तो उनमें सत्व प्रेडोमिनेंट था, तो वो ऐसी चीजें नहीं करते थे, दिवस अपन रात्रि जागरण। आप उनका एग्जांपल माइंड में सेट करके इसको समझ सकते हैं। अनिद्रा के प्रभाव क्या रहेंगे, कि अगर हम अनिद्रा ले रहे हैं, ठीक है, अनिद्रा से अंगमर्द होगा, शिरोगौरव होगा, भ्रम, आहार का ना पचना, तंद्रा तथा वातज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अनिद्रा यानी कि आप प्रॉपर तरीके से निद्रा नहीं ले पा रहे, तो अंगमर्द होगा, इसमें भी अंगमर्द रहेगा, शिरोगौरव, इधर भी शिरोगौरव रहेगा, भ्रम होगा, में इल्यूजन या डिल्यूजन जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीजें मतलब ऐसा लगेगा कोई हमारे सामने कोई बातचीत कर रहा है, हमारा माइंड ओवर एक्टिव हो जाएगा। आहार का ना पचना, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन इश्यूज होना, मतलब प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना कर पाना, तंद्रा और वातज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन एक मेनली अभी तक तो यही आता है पीजी के अंदर के, दिन में सोना स्निग्धता कारक यानी कफ को बढ़ाने वाला रहता है, और रात्रि में जागना रुक्षता कारक रहता है, यानी वात को बढ़ाने वाला और वात पित्तजन्य रहता है। बाकी अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अनिद्रा के प्रभाव के अंदर एक क्वेश्चन अगर डीप पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं कि निद्रा के जो अनिद्रा के जो प्रभाव से जो लक्षण या जो सिम्टम्स है उसके अंदर शिरोगौरवता भी आता है और अंगमर्द भी आता है। और एज कम्पेरेटिव जो आपके दिन में सोना से है तो सिर में दर्द और अंगों में भारीपन होना, ये बोथ में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अति निद्रा व अकाल निद्रा से प्रभाव के अंदर क्या आता है। अति निद्रा व अकाल निद्रा है। अति निद्रा मतलब एक्सेसिव सोना आपका, ठीक है, और अकाल निद्रा मतलब कभी भी कहीं पे भी सो जाना। कोई पर्सन आपने देखे होंगे चेयर पे बैठे बैठे सो जाते हैं, ठीक है, तो अकाल निद्रा है वो, के कारण कफ की बहुलता होती है। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कफ की बहुलता तो होगी, अग्नि पाचन में असमर्थ रहेगा, अपच्यमान कफ बन जाएगा और स्त्रोतों का अवरोध कर देगा। स्त्रोतों अपच्यमान मतलब बिना पचने वाला कफ बन जाएगा, ऐसा कफ जो कि पच ही नहीं रहा, तो अब नहीं पच रहा तो कुछ ना कुछ बॉडी उसको कहीं ना कहीं तो सेट करेगी। स्रोतस जो हमारे चैनल्स है, खाली चैनल्स जो पड़े हैं उसके अंदर उसको अवरोध हो जाएगा, और अवरोध हो जाएगा, खाली स्पेस को कफ भर लेगा, तो वहां पे डिसीज या ग्रंथि या कुछ भी किसी टाइप की अभी डिसीज होने का चांसेस बन जाएगा। तो स्त्रोत अवरोध से शरीर में भारीपन होना, शरीर में आलस्य क्रिएट होना, और आलस्य से पुनः अति निद्रा की उत्पत्ति होना, ये चक्कर चलता रहता है, जिसके कारण हम हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीजों के अंदर अगेन अगेन रिपीटेड लूप होल के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होना, XYZ चीजें, और हमें
कफ फिर बड़ा उस स्टेज के अंदर रहने की आदत हो जाती है, रज और तम हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो जिसके कारण फिर हमें डिसीजेस के प्रकोप काल के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपको या संचय अवस्था के अंदर कफ का पहले सबसे पहले आपका क्या रहता है, उसके अंदर संचय रहता है, इकट्ठा हुआ, देन उसके बाद आपका प्रकोप होगा, देन प्रसर होगा, ये सब स्टेजेस चलती रहती है, व्यक्ति वेद अवस्था तक हम जाएंगे और आपको रोग निदान के अंदर बेटर, आपको पता ही है कि सब छठ क्रिया काल के अंदर ये सब चीज चलती है, तो इसकी वजह से आप इसको क्लिनिकली कोरिलेट कर पाएंगे, तो ये डिसीज के एक स्टेज तक हम पहुंच जाएंगे। अगर हम उसको भी नहीं कर पा रहे हैं सही, तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं। चिकित्सा इसके लिए क्या रहेगी, अब कंप्लीटली वमन, आपको पता है कफ की चिकित्सा क्या रहती है, ऑटोमेटिकली कफ को ही रिमूव करना है यहाँ से, तो कफ की चिकित्सा आपको पता है वमन रहती है, लेकिन कफ की प्रिडोमिनेटली वमन चिकित्सा रहती है, लेकिन उसके साथ और भी चीज बताई गई है, शिरोविरेचन, नस से हम करेंगे, शिरोविरेचन का मतलब नस से रहता है, ठीक है। धूमपान देंगे पेशेंट को, जो एक्सेसिव धुआं जो होता है कफ को या किसी भी टाइप के सिक्रीशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप जो ईयर के अंदर जो हमारा डिस्चार्ज रहता है, तो उस टाइम पे भी हम धूम उसको देते हैं, ठीक है, तो धूम उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। उपश्वास करना यानी कि बोलेंगे पेशेंट को तुम फास्टिंग करो, ताकि तुम्हारा जो एक्सेसिव कफ है वो बॉडी से निकल जाए। रुक्शन खाना का प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि उसको देंगे, क्योंकि उसकी डाइट में ऑब्वियसली वो कफ प्रिडोमिनेंट है, तो कफ डाइट ज्यादा ले रहा होगा, तो रुक्शन उसको हम देंगे, ताकि उसके अंदर जो कफ वाली जो चीजें वो कम हो पाए और वात वाली चीजें इंक्रीज हो, तो दोनों चीजें बैलेंस स्टेट में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आहार एंड विहार कॉजिंग साउंड स्लीप। आगे ना साउंड स्लीप वर्ड जो मैंने क्लिनिकली आपको बताया था, जैसे कि अब आपको मैंने एक क्लिनिकल चीजें बताई थी कि जब हम नोट्स डालते हैं किसी भी पेशेंट की फाइल के अंदर, तो वहां पे हम वर्ड्स यूज करते हैं कि स्टार्टिंग में बताया ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, कल रोग निदान के अंदर ए बी क्लियर, ठीक है, NYBS हर्ड, S1 S2, है ना। वैसे ही एक साउंड, अगर स्लीप की आपकी हिस्ट्री किसी से लेंगे, उसमें पूछेंगे कि भाई तुम्हें साउंड मतलब नींद कैसी आती है, तो उसमें बोलेगा कि पेशेंट मुझे ठीक नींद आती है, आप उसमें वहां पे थोड़ा लिखेंगे ठीक नींद आती है, यू विल राइट देयर कि साउंड स्लीप है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे रेगुलर स्लीप है, यू कैन राइट रेगुलर ऑल्सो। पेशेंट कहता है कि मेरे को इरेगुलर नींद आती है, कि बीच बीच में उठना पड़ता है, हो सकता है उसको बीपीएच हो, बीपीएच बोले तो प्रोस्टेट का एक कंडीशन रहता है, कि उसको बुजुर्ग के अंदर ज्यादा देखने के लिए, जियाट्रिक्स पेशेंट्स के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलता है, कि उसको हो सकता है बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम, बार बार उसको उठना पड़ता हो, ठीक है। आपको सर्जरी के अंदर थर्ड ईयर में ये डिजीज आएगा बीपीएच, ठीक है, तो उसके बारे में उस टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको क्लिनिकल चीजों को कोरिलेट करना है कि नींद एक पेशेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे की आप हिस्ट्री ले रहे हो, तो उस टाइम पे उसका बीच में उसको भूख लगती है, रात को पेट में दर्द होता है, जिसके कारण अपने मदर या फादर की भी वो नींद डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस टाइम पे हो सकता है उनको डिसऑर्डर्स या कुछ ना कुछ और डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हो लाइफ के अंदर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि WHO के अकॉर्डिंग जो बताया कि फिजिकली या फिट ही पर्सन फिजिकल रहता है, हो सकता है मेंटली उसके अंदर इश्यूज चल रहे हो, नींद प्रॉपर नहीं आ रही, तो वो भी फिजिकली अनफिट की कंडीशन में आता है। आहार एंड वी आर कॉजिंग साउंड स्लीप एज वेल एज डिस्टर्ब स्लीप। साउंड स्लीप के अंदर गहरी नींद आएगी, डिस्टर्ब स्लीप में नींद में रुकावट आएगा। अब इसके अंदर देखते हैं साउंड स्लीप के अंदर आपको क्या क्या आहार विहार करना है, और डिस्टर्ब स्लीप के अंदर क्या क्या आहार विहार पेशेंट ले रहा होगा, ठीक है। साउंड स्लीप के अंदर देखो क्या है, देखो अब सबसे पहले जो पेशेंट साउंड स्लीप ले रहा होगा उसका अगर हम आहार विहार देखेंगे, या किसी को आपको भी अगर ट्रीट करना है इंसोम्निया की कंडीशन की, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, तो यू कैन इंक्रीज योर कफ। आप डाइट के अंदर और विहार के अंदर आप चीजों को कफ को इंक्रीज करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली साउंड स्लीप होने लगेगा, बिकॉज हमें क्या करना है, वात और पित्त को रिड्यूस करना है ना अपनी बॉडी से। तो कैसे कर सकते हैं, मेडिसिन से, या फिर नहीं तो मेडिसिन से नहीं तो क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर चीज ही है एक। अगर हमारे जो नाइट में जो हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही, तो हमारा क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर चीजें हो सकता है उसके अंदर डायबिटीज हमारे को देखने के लिए आने वाले टाइम में मिले, हो सकता है थायराइड देखने के लिए मिले, हो सकता है हमें हाइपरटेंशन देखने के लिए मिले। तो ये हमें या तो हमारे डाइट रिजीम से सही करना पड़ेगा, या फिर हमारे विहार से, या फिर हमारे को मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फोकस करेंगे, हम अपना आहार विहार से चीजों को सही कर ले, रादर देन कि हम सीधा सिरोविरेचन व धूमपान उपवास या रुक्ष पान की तरफ जा रहे हैं। अगर ये तो तब है जब हमारा एक्सेसिव हमारे बॉडी के अंदर कफ बढ़ा हुआ है, या हम दिवस ओपन कर रहे हैं, तो तब की कंडीशन है, ठीक है। अब तब की कंडीशन है कि पेशेंट साउंड स्लीप ले रहा है, तो क्या क्या चीजें हम अपनी लाइफ में या उसने इंट्रोड्यूस की होंगी, या फिर हम उससे सीख सकते हैं।
तो मधुर अम्ल लवण रस आपको सबको पता है कि कफ इंक्रीज करते हैं, स्निग्ध गुण युक्त आहार, चावल, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी, दही, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, घी। मध्य भी एक अच्छा नींद आपको पता है ये लेके आता है। अनूप मास, ठीक है, मन को सुख देने वाली वस्तुओं का हमको सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये सब आपकी बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। बिहार के अंदर हमको क्या क्या करना है, अभ्यंग करना है, बॉडी के ऊपर स्नान प्रॉपर तरीके से लेंगे तो नींद अच्छी आएगी। मनो अनुकूल सुगंध हमको फ्रेग्रेंस जो है वो यूज करना है। प्रिय कथाओं का श्रवण करना, मतलब जो भी आपको म्यूजिक या कुछ भी उस टाइम पे कथाएं होती थी, आज के टाइम पे स्पॉटिफाई है, ठीक है। चंदन आदि का लेप लगाना, ठीक है। तो जो भी आपको ये फ्रेग्रेंस के अंदर आ गया, ठंडक भी होता है चंदन देता है, तो उसकी वजह से आपको पित्त को रिड्यूस करेगा बॉडी से, ठीक है। इजी। और अभ्यंग क्या करेगा, बात को रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अंदर आप घी, तेल, जो भी यूज करना चाहते हैं, क्रीम व्रीम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देखो, ये सब आपको कफवर्धक आहार ही लिखा है इसके अंदर, ठीक है। अब डिस्टर्ब स्लीप का पेशेंट क्या लिए ले रहा होगा, तो कटुतिक कषाय रस ले रहा होगा, रोशगुन युक्त ले रहा होगा, भूख प्यास के वेग को रोका रखा होगा। या आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, भूख प्यास के वेग को रोकने से वात और पित्त बढ़ जाते हैं। धूमपान का ज्यादा प्रयोग कर रहा होगा, चाय कॉफी का अधिक वातवर्धक आहार प्यार ले रहा होगा। तो आपको पता ही है चाय कॉफी से क्या होता है, हमारी नींद कम हो जाती है, बिकॉज उसमें कैफीन रहता है और हमारा पित्त बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें दिवस अपन, अब देखो पेशेंट डिस्टर्ब स्लीप है तो उसका कुछ दिक्कत ये भी हो सकती है कि पेशेंट दिन में ही अपनी नींद पूरी कर रहा हो। ये कंसेप्ट ऐसे कंफ्यूज मत करना कि दिवस अपन तो कफ बढ़ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पेशेंट ने दिन में नींद अपना प्रॉपर ले लिया और दिन में नींद ही पूरा कर चुका है, रात को नींद ही नहीं आ रहा। डिस्टर्ब स्लीप तो रात को ही रहेगा ना। अत्यधिक वेग युक्त सवारी कर रहा है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर उसका सब वात और पित्त इंक्रीज हो जाएगा। वेग युक्त मतलब, अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल घुड़सवारी कोई पेशेंट कर रहा है, उस टाइम पे करता होगा, कोई हॉर्स राइडिंग करता है, तो उस टाइम पे उसको इतना मतलब बॉडी के अंदर पेन होना और ये सब चीज होना और बात इंक्रीज होना, क्योंकि पेन इज लक्षण ऑफ बात, ठीक है। अत्यधिक मैथुन करना, अप्रिय कथाओं का श्रवण करना तथा मन के प्रतिकूल शैया ना होना, ठीक है, ना होना आएगा। मन के प्रति एक बार बुक से चेक करना, यहाँ पे क्या आएगा, मन के प्रतिकूल शैया ना होना रहा है, शायद आई थिंक रहेगा, ठीक है। तो ये सब अगर कर रहा है, मैथुन करने से भी उसका क्या क्या बात इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अप्रिय कथाओं का श्रवण कर रहा है, नींद ही नहीं आएगी उस टाइम पे, ऐसे ऐसे गाने सुन लो कि आपको और ओवर एक्साइटेड कर रहे हैं या फिर ओवर हाइप्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मन के प्रतिकूल शैया ना होना चाहिए, मतलब बेड प्रॉपर तरीके से बेडिंग कंफर्टेबल ना होना, ठीक है। चेक कर लेना इसमें ना आएगा नहीं आएगा बुक से। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप अकॉर्डिंग टू एज, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता आपके पीजी के अंदर, ठीक है। न्यू बोर्न्स जो रहते हैं, आपको वैसे देखो सबसे पहले इतना टेबल देख के समझ आ रहा है कि जो न्यू बोर्न्स के अंदर बच्चे ज्यादा आपकी स्लीप लेते हैं। तो न्यू बोर्न्स सबसे पहले बात तो आपको देखिए पीडियाट्रिक्स के अंदर ही पढ़ने आएगा, ठीक है। पीडियाट्रिक्स काश्यप संहिता का मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। थर्ड प्रॉफ में आएगा क्लिनिकल के अंदर। तो ये सबसे पहले आप इसके अंदर अगर आप ये टेबल देख रहे हैं हमारा, तो एक चीज जरूर याद कीजिएगा, न्यू बोर्न्स का एज ग्रुप क्या रहता है। जो न्यू बोर्न्स रहते हैं 0 से 3rd मंथ को न्यू बोर्न बोलते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। इन्फेंट्स 4 से 11 मंथ के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। टोडलर जो यानी कि जो अपने जो पैरों को क्रोल करके चारों पैरों पे चलता है, उसको टोडलर बोलते हैं। 1 से 2 साल के अंदर प्री स्कूल जो बच्चे रहते हैं 3 to 5 एज, यहाँ तक आप इसको याद रखना, एज इनका ये है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर 6 से 13 रहेगा, टीनेजर्स के अंदर 14 से 17 रहेगा, यंगर एडल्ट्स के अंदर 18 से 25 रहेगा। अडल्ट की एज क्या रहती है, 26 से 64 रहती है, और ओल्डर स्टूडेंट्स अडल्ट 65 प्लस रहते हैं। अब ये तो मॉडर्न की तरफ से क्लासिफिकेशन है, जब हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत के अंदर क्या क्लासिफिकेशन दिया, आचार्य चरक ने क्या क्लासिफिकेशन दिया, आयुर्वेद में आचार्य कश्यप ने क्या क्लासिफिकेशन दिया, संहिता पढ़ते हुए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इतना ही समझ आ रहा है कि ज्यादा स्लीप लेंगे 14 से 17 आवर्स ईच डे, ये 12 से 15, 11 से 14, ये आप जनरली आप याद कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि लास्ट का 7, ये इनकी जो नींद है लास्ट वालों की, ये 7 से 8 9 के आवर्स के आसपास रह गई है, और इनकी 14 to 15 आवर्स जनरल आपको पता होना चाहिए कितना नींद ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब स्वस्थ पुरुष क्या होगा, द्विवसपन नहीं करेगा, जो रोगी पुरुष होगा वो द्विवसपन करेगा। ये कंसेप्ट हम आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरियस aspects of sleep. Daytime sleepiness and alertness. Daytime sleepiness is a common condition that can be caused by a variety of factors including sleep deprivation and sleep disorders and other health conditions. पता है कि डे टाइम आपको स्लीपीनेस का फील होगा, कॉमन कंडीशन है, कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्लीप का आपकी जीवन में कम हो गया, डिप्राइवेशन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, आपको किसी को फॉर एग्जांपल कोई रात को नींद को उठने की बीमारी है, या किसी को या फिर ऐसे ही ओवर थिंकिंग की बीमारी एंड अदर हेल्थ कंडीशंस। Excessive daytime sleepiness is defined as a difficulty in staying awake or alert
difficulty staying awake or alert, or an increased desire to sleep during the day. Excessive daytime sleepiness कैसे डिफाइन किया गया है कि डिफिकल्टी रहती है कि हम जिंदा रहें या अवेक, मतलब ऐसा लगता है कि खोए हुए हैं, फिर अपना क्या बोलते हैं नींद में ही रहते हैं और अलर्ट नहीं रहता माइंड, ठीक है। और इंक्रीज डिजायर टू स्लीप ड्यूरिंग द डे, अगर किसी को ऐसा है तो आप खुद पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ये अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ज्यादा सो रहा हूँ, तो आप ये आहार का सेवन कीजिए, ठीक है, ये विहार का सेवन कीजिए, तो आपका नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है मेरे जीवन में नींद की कमी है, रात को प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही, तो ये सेवन कीजिए आहार और विहार। इनसे काम नहीं बन पा रहा था, उसके बाद अगर एक्सेसिव काफ है बॉडी के अंदर, तो आप ये ट्राई कीजिए, आप नशे ट्राई कीजिए, वमन ट्राई कीजिए, धूमपान ट्राई कीजिए, एक दिन 2 दिन का फास्टिंग रखिए, देखिए वृक्षण का प्रयोग करके देखिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। स्लीप डिप्राइवेशन क्या है? स्लीप डिप्राइवेशन आल्सो नोन एज स्लीप इनसफिशिएंसी, यानी कम स्लीप ले पाना, और स्लीपीनेस इसको ज्यादा बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग एडिक्वेट ड्यूरेशन और क्वालिटी ऑफ स्लीप टू सपोर्ट डिसेंट अलर्टनेस एंड परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। टू सपोर्ट डिसेंट अलर्टनेस एंड परफॉर्मेंस एंड हेल्थ के बारे में बताया गया कि हमारी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आएगी, हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी। और समझ गए ना आप? इसमें कुछ है भी, एक बार खुद रीड करेंगे तो समझ आएगा। स्लीप एंड होस्ट डिफेंस। स्लीप इज अ वाइटल प्रोसेस ऑफ, वैसी बात है, निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य आपको पता, ये त्रिस्तंभ बताया आयुर्वेदा में। स्लीप इज अ वाइटल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन द न्यूरल, एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम। हमारा न्यूरल भी कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन भी, क्योंकि हॉर्मोन्स भी इसमें इंक्लूड होता है, इम्यून सिस्टम भी हमारा वेल डेवलप्ड होता है अगर हम नींद प्रॉपर लेंगे तो, ठीक है। माइक्रोब्स एंड स्लीप loss promote sleepiness via the brain sleep regulating molecular network. This network is involved in physiological sleep regulation and includes cytokinins. It includes cytokinins. Cytokinins are also key regulatory molecules for the host defense. तो साइटोकाइनिन्स ही आपके होस्ट डिफेंस के अंदर काम करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जब हम हमारी इम्यूनिटी की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन्स वहां पे रिलीज होते हैं और हमारे होस्ट डिफेंस के अंदर काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मास्टर सिरकार्डियल क्लॉक एंड मास्टर सिरकार्डियल रिदम। देखो एक क्या होता है लाइफ के अंदर, अगर हम हमारा रहता है कि हमें 7 बजे उठना है, हमें 12 बजे सोना है, तो एक ऑटोमेटिकली अगर हम इसको 7-8 दिन तक फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी नींद 7 बजे खुल जाती है। बेशक संडे हो कि हमारी नींद, हम सोचते हैं कि 9-10 बजे तक आराम सोएंगे, लेकिन 7 बजे हमारी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है, क्योंकि रिदम हमारे बॉडी में बन जाती है, एक हमें आदत हो जाती है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सर्काडियन रिदम इज अ नेचुरल प्रोसेस रेगुलेट्स द स्लीप अवेक साइकिल, वही हमारा सोना और वापस हमारा उठना, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट फॉलोज अ 24 आवर साइकिल एंड रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू लाइट एंड डार्क, ठीक है। 24 आवर का साइकिल ये फॉलो करता है, रिस्पॉन्ड करता है लाइट को और डार्क को, कि भाई रोशनी कब हो रही है, बॉडी मतलब बाहर हम बेशक हमारे रूम में ना हो, लेकिन फिर भी एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, वो कर लेता है। अगर आप डार्क रूम में भी सो रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली आपकी 6-7 बजे विदाउट अलार्म नींद आपको खुल जाएगी, अगर आप उसका प्रैक्टिस करके पहले किया है, बेशक अलार्म के साथ आपने किया है। द सर्काडियन क्लॉक इज अ इंटीग्रल रेगुलेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ द मास्टर क्लॉक, आपकी ये रहती है, एंड पेरिफेरल क्लॉक। तो एससीएन का क्या मतलब है? सुप्रा चियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये आपका सीएनएस के अंदर प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो पेरिफेरल क्लॉक इसको बोलते हैं, और सर्काडियन क्लॉक भी बोलते हैं। इट एग्जिस्ट इन पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ये रहता है आपका, ऑन ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द लीवर, स्किन, लंग्स एंड किडनीज। इट एग्जिस्ट इन पेरिफेरल टिश्यू, जो आपकी पेरिफेरी के टिश्यूज के अंदर रहता है, सीएसएन न्यूक्लियस, ठीक है। इसका काम बस आपका ये क्लॉक को मेंटेन करना है, ठीक है, और इंक्लूडिंग द लीवर के अंदर, स्किन, लंग्स, किडनीज के अंदर, और ये रेगुलेट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म। हमारा मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म, कि चीजों को तोड़ना और बनाना मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है, ठीक है। समझ सकते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है? कि जो भी हमारी बॉडी मतलब प्रोडक्ट्स को तोड़ रही है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और अनदर जो प्रोडक्ट्स को बना रही है उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो सर्काडियन क्लॉक हमारी इसको रेगुलेट करती है, इम्यून रिस्पॉन्स को भी और सेल डिवीजन को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। पेरिफेरल क्लॉक इसको बोलते हैं, सीएसएन न्यूक्लियस को, इसके बारे में आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ये सब यूजी वाइज इंपॉर्टेंट है। Human circadian timing system and sleep wake regulation. The human
Circadian timing system is a regulatory signal network that controls the rhythmic of many functions including the regulation of sleep wake cycle। वही बातें लिखी गई हैं। Sleep wake cycle is regulated by two process। एक तो देखो क्या प्रोसेस सी circadian and endogenous clock है, मतलब कि ये हार्मोन से चलती है। clock that derives the rhythm of the sleep wake cycle। और ये क्या है प्रोसेस एस है, उसके अंदर क्या है स्लीप पेंसिटी है, मतलब हीमोस्टैटिक सिस्टम से चलता है आपका। डिटरमाइंस द रीसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप आपने कितना लिया है एंड वेकफुलनेस एक्यूमुलेटेड आपके अंदर कि भाई उठने की अभी कितना आपके अंदर वेकफुलनेस की अभी कितनी कंडीशंस ऐसा बन गया है कि भाई यहाँ भी उठना ही उठना पड़ेगा कुछ ना कुछ कार्य करके, ठीक है। तो हीमोस्टैटिक है वो आपकी प्रीवियस साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना रात को नींद लिया है, फिर अगले दिन आप कितना ले रहे हैं उस पर। अगर आपने हो सकता है कि देखो क्या होता है कि आपने एक दिन पहले कम सोए आप, ठीक है। मान लो कि रेगुलर हमको अभी बताया कि 7 से 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड बहुत है। 6 से 7 घंटे की आप जिस अभी एज के अंदर हैं तो उसमें 6 से 7 घंटे की नींद भी मोर देन एनफ है, ठीक है। अगर आप 12 बजे सो के 7-6 बजे उठ रहे हैं तो एनफ है, इतना है। तो उसमें हमारा सारा बॉडी का कार्य चल जाएगा कि आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके अंदर अगर आप एक दिन आप 3 से 4 घंटे सोए तो अगले दिन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको हेमोस्टेट करके मेंटेन कर पाएगी कि आप उसको ऐसी फीलिंग आती है ना कि हाँ चलो थोड़ा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, तो वो वाली, ठीक है। डिटरमाइंस द रीसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस एक्यूमुलेटेड। तो इसमें प्रोसेस सी और प्रोसेस एस के बारे में, सर्काडियन और स्लीप के बारे में आप लिख सकते हैं। Circadian rhythms in sleepiness, alertness and performance। Circadian rhythms are 24 hour cycle that ये हम पढ़ चुके हैं पहले, नहीं कितना रहेगा थोड़ा सा ये चलो करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो? तो कोई टॉपिक्स इजी हैं बट ठीक है, एक बार समझने वाले हैं, बाकी खुद आप इसको लिख सकते हैं। Circadian rhythms in sleepiness, alertness and performance। Circadian rhythms are 24 hour cycle, बता दिया that decide when you are most alert and when you are ready to for sleep, ठीक है। वो तभी एक्टिव रहते हैं when you are most alert and when you are ready to for sleep, ठीक है। तो during the day light exposure causes the internal clock to send signals that generate alertness and help keep us awake and active। वही मैंने आपको बात बता दी, इसको आप पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं। Circadian disorders of the sleep wake cycle, delayed sleep phase disorder DSPD, it can cause people to struggle with the falling asleep at night and waking up earlier in the morning। इसमें क्या रहता है कि delayed sleep phase disorder, it can cause people to struggle with falling asleep at night, मतलब लेट ट्राई कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ पा रही, ठीक है। एंड वेकिंग अप अर्लियर इन द मॉर्निंग, ठीक है। delayed sleep phase disorders, it can cause people to struggle with falling asleep at night, मतलब समझ गए ना। एंड वेकिंग अप अर्लियर इन द मॉर्निंग, तो उससे क्या होगा और जल्दी उठ जाएंगे, तो उससे क्या रहेगा कि उनका नींद प्रॉपर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसको डीएसपीडी बोलते हैं, डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर। Advanced sleep phase disorder, the person tends to fall asleep and wake up more than 2 hours before their desired time। The person tends to fall asleep and wake up more than 2 hours before their desired time। समझ गए? तो ये एडवांस स्लीप फेज डिसऑर्डर के अंदर, ये सब यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने वाला, इसमें पीजी का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इरेगुलर स्लीप वेक रिदम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय inconsistent sleep patterns without a stable rhythm or entertainment to 2 day night cycles, ठीक है। मतलब इरेगुलर स्लीप वेक रिदम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनकंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न। इसके अंदर क्या रहेगा इनकंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न रहेगा, एक दिन आप अच्छे से हो रहे हैं, एक दिन कम अच्छे से हो रहे हैं, फिर अगले दिन हो सकता है अगेन अच्छे से हो रहे हो, फिर 2 दिन कम अच्छे से हो रहे हो, ठीक है। इस तरीके से रहेगा और विदाउट अ स्टेबल रिदम नहीं रहेगी, एंटरटेनमेंट रहेगा 2 डे नाइट साइकिल्स के अंदर, ठीक है। टॉपिक नंबर 9 ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, स्लीप एपनिया। यहाँ से आपकी जो भी स्लीप साइकिल से डिसऑर्डर्स जो भी यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऊपर वाली थी, मतलब ये आपकी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है लिखने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर के अंदर। मतलब यहाँ से कि आपको पेशेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे इतना, ये एडवांस लेवल के पेशेंट्स हो गए कि भाई जो कि कंप्लीट आपको इसके लिए एक एमडी या डीएम पर्सन चाहिए जिसको जिसको मतलब ये सब हटा के जो अलग बीमारियां ना ये वाली है, ठीक है। ये एडवांस बीमारी है। इज अ कंडीशन वेयर ब्रीदिंग
स्लीप एप्निया क्या रहता है? इट इज अ कंडीशन वेयर ब्रीदिंग रेपिडेटली स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स ड्यूरिंग स्लीप। इट कैन लीड टू लाउड स्नोरिंग, खराटे आना, पुअर स्लीप क्वालिटी एंड एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस आपको फील होगा। स्लीप एप्निया में क्या रहेगा? ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी एंड स्टार्ट्स ड्यूरिंग स्लीप के टाइम पे वो स्टार्ट ज्यादा रहेगी एंड इट कैन लीड टू लाउड स्नोरिंग, नाक से खराटे आना, पुअर स्लीप क्वालिटी रहना एंड एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। आपको ऐसे लगेगा कि भाई सारा दिन सो रहे हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब this is a sleep disorder where an individual has difficulty falling asleep। इस ढंग से सो नहीं पा रहा है पेशेंट। इट कैन लीड टू फटीग, थकावट एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग ड्यूरिंग द डे। ठीक है। अब नेक्रोलेप्सी क्या होता है? इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। भाई अब दिमागी रूप से बीमारियां अपने को देखने के लिए मिल रही है। नेक्रोलेप्सी, उसके अंदर क्या है? स्लीप वेक साइकिल के अंदर इश्यूज आ रही है। इट कैन कॉज एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, हेलुसिनेशन, पेशेंट को भ्रम होना जो है आयुर्वेदा में लिखा होता है, स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये ब्रेन की बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट that affects the brain's ability to regulate sleep-wake cycle. It can cause excessive daytime sleepiness, hallucination, and sleep paralysis. अब कहते हैं RLA, restless leg syndrome. This is a condition where an individual has an uncontrollable urge to move their legs. Due to an uncomfortable sensation in the legs, it can lead to difficulty falling asleep. फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने भी फील किया होगा कि बिल्कुल पैर लाइक आपके जाम हो जाते हैं और ऐसे चींटियों जैसे चुभने जैसी फीलिंग आती है। दिस इज कंडीशन वेयर इंडिविजुअल हैज एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू मूव देयर लेग्स, और हम अपना लेग को मूव नहीं कर पाते। विद एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन द लेग्स, इट कैन लीड टू डिफिकल्टी फॉलिंग असलीप। इसके कारण हमारे नींद में प्रॉब्लम हो रही है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। बस 3 पेज रह गया। 1 2, ये तो क्या 4 पेज, 1 2 3 4 खत्म करते हैं धीरे धीरे। ठीक है। सब पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपको मिल रही है। संहिता भी इस तरीके से आप कंसेप्ट क्लैरिटी करके पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैक्सिमम शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, अवेयर कीजिए, आपके क्लासमेट्स को बताइए, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करना है। देखो यार, अब क्या है, बीएमएस को आपको इजी बनाना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अब मोटी मोटी किताबों से बुक रीडिंग की आदत है, बुक रीडिंग भी कीजिए, बट आपको ये पता होना चाहिए, गाइडेंस करने वाला इंसान होना चाहिए कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीज है, पेपर में आने वाली क्या है। अब एक बारी में अगर आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे गिव योर एफर्ट्स लाइक कि 2-3 घंटा अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए यार आगे कंपटीशन में इसमें क्या आने वाला था, कि उसके नोट्स बन जाए, उसकी क्विक रिवीजन हो जाए। बाद में उसको बार बार पूरा खोल के कौन पढ़ेगा, इतना टाइम हुआ गया। तो अभी से चीजें पता होंगी तो बाद में रिवीजन की जा सकती है। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ एनएचएम आयुर्वेदा के एमओ के एग्जाम के क्वेश्चंस है, कुछ एआईपीजीटी के क्वेश्चंस है। तो मिक्स क्वेश्चंस आपको देखने के मिल, कुछ बीएचयू इंटरनल एग्जाम के क्वेश्चंस है, कुछ स्क्रीनिंग एग्जाम के क्वेश्चंस है टीचर्स के। तो वही सब मिक्स होकर आपके आयुर्वेदा पीजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। आपको क्रैक करने का मंत्रा चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन पर्सनली कॉल एंड बात कर सकते हैं। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ सोल्व दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, यू कैन टॉक फ्रीली, वी आर हियर टू सपोर्ट एंड गाइड यू। अब देखते हैं सॉल्यूशन टू असात में जागरण। मतलब आप जागरण मतलब रात को उठ गए हैं, ठीक है, तो वही सब बातें बताइए, आप ध्यान कीजिए, समझिए ना। रात को रात्रि जागरण को जागरण बोलाएगा। असात में मतलब अब वो सात्य में नहीं है। एक चीज देखो, सात्य में और असत्य में क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग फॉर एग्जाम्पल एक 2 पर्सन है, ठीक है। अब सातम में असतम में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर है, देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है। शायद रोग निदान में दिया सत्तम में असतम में। ठीक है। तो देखो उसमें क्या, एक पेशेंट है। अब ये पेशेंट को आदत है कि रात को दही वही सब खा लेगा ये, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लाइफ से ही स्टार्टिंग से ही इसकी आदत ऐसी पड़ी है कि 4-5 साल से सब प्रैक्टिस कर रहा है। रात को थोड़ा दही खाता है, फिर सो जाता है एसी के नीचे, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, साइनस का कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको कोल्ड कफ नहीं, कुछ नहीं है। और एक पेशेंट ऐसा है कि उसको उसने नहीं ऐसा कभी कुछ ट्राई किया। आप उसको एकदम से बोलेंगे, इसके साथ घर पे गया, उसके साथ फ्रेंडशिप है इसकी, अभी नया नया कॉलेज में जाके मिला है, तो घर पे चला गया खाना खाने के लिए, इसको भी दही ऑफर कर दिया और इसने अगर गलती से खा लिया और ये सी के नीचे उसके साथ सो गया,
तो फिर इसको सुबह साइनोसाइट मतलब नाक में कोल्ड कफ साइनस प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके लिए चीज असाथ में थी, ठीक है। लेकिन ये साथ में थी, इसको इतना इफेक्ट नहीं किया, समझ गए ना। जो लाइफ चीज को लाइफ टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हो आपके लिए साथ में बन जाएगी, यू कैन अडॉप्ट इन योर लाइफ, ठीक है। बट स्टार्टिंग में इश्यूज होंगे थोड़ा थोड़ा, जब आप स्टार्ट करेंगे उसको साथ में बनाने के लिए। तो ये कंसेप्ट है साथ में असाथ में का, ठीक है। अब देखते हैं वही साथ में जागरण का क्या है इसमें सॉल्यूशन। तो आप अभ्यंग कीजिए, स्नान कीजिए, चावल दही दूध मध्य उत्सादन, उत्सादन वही रहता है अभ्यंग की तरह। तो मन को सुख देने वाली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, मनोकूल सुगंध प्रिय कथाओं का श्रवण करना, अक्षी तर्पण करना, इसको हम बोलते हैं तर्पण करना, जिसको ड्राई आई सिंड्रोम रहता है ना आंखों के लिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आंखों में ऐसे इचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन रहते हो, आंखों का तर्पण आप करवा सकते हैं। इसका बताते हैं कि इसके जीवन त्यादि कृत से यू कैन डू बेटर रिजल्ट है। जीवन त्यादि जो आप जीवंती पता है क्या है, जो महाकषाय में पहला महाकषाय पढ़ते हैं, वो जीवंती आदि कृत से आप कर सकते हैं, इसका बेटर रिजल्ट है। और दूसरा, इससे चश्मों के जो नंबर स्टार्टिंग के रहते हैं जिनका 0.5 है या 0.25 है, उसमें भी देखने को लिए मिला है कि रिडक्शन होता है, ठीक है। शरीर पर चंदन आदि का लेप करना चाहिए, काल तथा मन के अनुकूल स्थान पर सोना चाहिए। आपके काल अपने टाइम के अकॉर्डिंग और मन के अनुकूल स्थान पर सोना चाहिए। किसी को स्लीपवेल का मैट्रेस चाहिए, किसी को कार्लोन का चाहिए, किसी का चाहिए, तो उसके हिसाब से अपना चूज करके समझते हैं कि भाई हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से होता है। किसी को हार्ड सरफेस पे सोना पसंद है, किसी को सॉफ्ट पे, किसी को स्प्रिंग वाले मैट्रेस पे सोना पसंद है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन चूज। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य एंड अब्रह्मचर्य एंड रात्रिचर्य इन रिलेशन टू हेल्थ। अब ब्रह्मचर्य जिसने ऑप्ट कर लिया, मतलब कि जिसका मन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या फिर अपने गोल्स की तरफ एक्टिव है रादर देन एनी डिस्ट्रैक्शन, तो ब्रह्मचर्य बोलेंगे। और अब्रह्मचर्य काम रूपी पुरुषार्थ के लिए सब पत्नी के साथ मैथुन करना, ठीक है। तो ये सब आप बातें समझ पाते हैं। तो ब्रह्मचर्य कहता है कर्म मन तथा वचन से सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मैथुन का सर्वदा परित्याग करना। कर्म से भी, मन से भी और वचन से भी, बोलना भी नहीं है, मन में सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मैथुन का सर्वदा परित्याग करना, काम रूपी पुरुषार्थ के लिए सब पत्नी के साथ मैथुन करना, यह ब्रह्मचर्य के अंदर आएगा। ऑब्वियसली ये सब चीजें आपकी रात्रिचर्या और नींद स्लीप से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया चरक सूत्र 25 के अंदर। तो अब ब्रह्मचर्य आयुष्य नाम, यानी कि ब्रह्म आयुष्य प्रदान करने वाले उपायों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। तो जब चरक सूत्र 25 पढ़ेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं कोटेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ से पीजी वाइज क्वेश्चन आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयुष्य नाम किसको बोला गया है, तो ब्रह्मचर्य को बोला गया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अग्रय द्रव्य दिए गए, अग्रय प्रकरण बताया गया, ठीक है। आयुष्य प्रदान करने वाले, अभी आपको इजी लग रहा है, जब पढ़ोगे ना इसके बारे में तो बहुत सारी इसमें बताई गई चीजें तब मिक्स हो जाती हैं। अभी से याद करना स्टार्ट करेंगे, इस पे क्वेश्चन आता है। आयुष्य प्रदान करने वाले उपायों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, नहीं ऐसे क्वेश्चन आता है ब्रह्मचर्य डैश आयुष्य नाम है, आयुष्य नाम डैश ब्रह्मचर्य, ठीक है। इजी है, कुछ है भी इसके अंदर, कितना तो इजी है, ठीक है। अब शुक्र धारण जीवन की आयुष्य प्रोवाइड करेगा, शुक्र का क्षय करेंगे तो मरण कम, मृत्यु की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, शरीर क्षीण हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, इसके अंदर क्या रहेगा, शरीर आपका पूरा पुष्टिवर्धक रहेगा और निद्रा अच्छे से आएगी, कफ वर्धक रहेगा, इसके अंदर कफ का क्षय भी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य लाभ प्राप्त होता है तथा वीर्य की रक्षा होती है, इसका लाभ होने से गुणों की अभिवृद्धि होती है, सिद्धियां तथा ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। सिद्धि में होती है और ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य रहता है। ऑब्वियसली बात है। अब ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, अब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया। देहधारी था तो मनुष्य के शरीर में नित्य प्रति स्त्री रमन मैथुन इच्छा होती है। ऑब्वियसली बात है, इसको रोकने से अथवा मैथुन का सर्वथा प्रत्याग करने से प्रमेय, डायबिटीज, मेदोवृद्धि तथा आलस्य की उत्पत्ति होती है। अतः संयमित मैथुन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, मतलब एक डिफाइंड टाइम रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक डिफाइंड सब चीजें रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटे के बारे में ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ गया ना कि लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम रहना चाहिए सब चीजों का भी करने के लिए, ये भी जरूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देहधारी था मनुष्य के शरीर में नित्य प्रति, समझ गया, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें डिसीज बताता है मेदोवृत्ति, मतलब आपका ओबेसिटी, प्रमेय मतलब कि
बेटीज, आलस से तो पता ही है। ठीक है, ठीक है। ब्रह्मचर्य विद स्पेशल रेफरेंस टू लाइफस्टाइल गाइडेंस। अब लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया था कि ये सब चीजें हैं। मैथुन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चीजें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चलो देखते हैं। कहते हैं मैथुन योग्य आयु क्या होनी चाहिए। 16 से 70 वर्ष तक आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 25 वर्ष तथा 16 वर्ष का स्त्री मैथुन कर सकता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो स्त्री है वो 16 ईयर से स्टार्ट कर सकता है सब करना, और पुरुषों के लिए जो 25 साल, भाई बहुत गलत कंपैरिजन की है। ठीक है, पुरुष को भाई 25 साल तक वेट करना पड़ेगा जीवन में। और आचार्य चरक ने तो कॉमन बता दिया 16 से 70। और आचार्य वाग्भट कहते हैं 20 साल का पुरुष और 16 साल की स्त्री से स्टार्ट आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 16 के साथ कर रहा है, मतलब 20 साल का जो पुरुष है वो अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकता है। और 16 आप देख लो भाई कौन से आचार्य को आपको फॉलो करना है। और एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उस हिसाब से आप उसको याद कर लेना। पीजी के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोल देंगे कि ऐसा ये स्टेटमेंट सही है गलत है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दे देंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, या फिर आचार्य का नाम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मैथुन योग्य आयु क्या है, तो 25 वर्ष पुरुष का, 16 वर्ष स्त्री का। ठीक है, पुरुष और स्त्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए, ऐसा काम सूत्र आपको बताते हैं ये जो वेद वगैरह जो भी लिखे गए हैं। भाव प्रकाश के बारे में, बीपी के बारे में देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति भी तरुण स्त्री के साथ मैथुन करने से तरुण हो जाते हैं तथा स्वयं से अधिक उम्र की स्त्री के साथ मैथुन करने से तरुण व्यक्ति भी वृद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट बताया गया, आप समझ पा रहे हैं। और दूसरा जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, देखो मेल्स के अंदर क्या रहता है कि टेस्टोस्टेरोन इज लाइफ टाइम। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर एक टाइम के मेनोपॉज के बाद ओवरी, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेनोपॉज के टाइम पे एट द एज ऑफ 49-50 आपका ओवरी एग प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, तो उस टाइम पे फीमेल फर्टाइल नहीं रहती है, बट मैन इज फर्टाइल फॉर ऑल लाइफ टाइम। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति भी तरुण स्त्री के साथ मैथुन करने से तरुण हो जाता है तथा स्वयं से अधिक उम्र की स्त्री के साथ मैथुन करने से तरुण व्यक्ति भी वृद्ध हो जाते हैं। ठीक है, वैसी बात बताई गई है, पढ़ लेने से पढ़ने लायक। ये तो चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट मजा आता होगा। हेमंत ऋतु में वाजीकरण और औषधियों का सेवन करके काम के वेगों के साथ मैथुन करना चाहिए। तो ये ऐसा बताया गया कि सर्दियों की जो ऋतु होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हेमंत ऋतु में वाजीकरण मतलब कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने वाले और जो पुरुष के लिए वाजीकरण औषध जो बताई गई है, औषधियों का सेवन करके काम के वेग के अनुसार मैथुन करना चाहिए, यानी हेमंत ऋतु में करने के योग्य बताया गया। अगर ऋतुचर्या की बात की जाए, शिशु ऋतु में अनुसार मैथुन करना चाहिए। यहाँ से भी पीजी वाइज क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, यहाँ से स्टार 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 मार्क किया आपके लिए। बसंत एवं शरद ऋतु में तीसरे दिन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में एक पक्ष, ये क्वेश्चन आता है, अर्थात 15-15 दिन के अंदर में मैथुन करना चाहिए। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक पक्ष क्या कहलाता है, 15-15 दिन। वन पक्ष इज इक्वल्स टू में 15-15 दिन, 15 दिन का होता है। ठीक है, और बसंत और शरद ऋतु में तीसरे दिन अर्थात 2 दिन के अंतर में मैथुन करना चाहिए। बसंत और शरद ऋतु जो पित्त वाली है, जो कफ वाली आपकी ऋतु है, उसमें तीसरे दिन 3-3 दिन, 2-2 दिन के अंतर में मैथुन करना चाहिए। और वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में एक पक्ष 15-15 दिन के बाद। और आपका जो हेमंत और शिशिर है उसके अंदर, इस शिशिर में इच्छा अनुसार और हेमंत में आप कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे। ठीक है, अब आचार्य चरक, शिशिर व हेमंत ऋतु के अनुसार तथा वसंत और शरद ऋतु में अल्प मैथुन करना चाहिए, जबकि वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में मैथुन का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो गर्मी, इसमें आप ऐसे लिखिए शिव ग्रीव तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो अभी ठंडी वाली जो ऋतु है ना, उसके अंदर यू कैन डू। एंड जो बीच वाला जो ग्रीष्म और वर्षा है, इसमें कम, मैक्सिमम कम ही बताया, और इसके अंदर बताया लेकिन कम बताया, बहुत आसान था, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, इसमें शरद लिख देते हैं। अब चेक कीजिए, शिशिर एवं हेमंत ऋतु में इच्छा अनुसार तथा शिशिर और हेमंत बताया ठंडी वाली है, इसमें इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, चरक के अकॉर्डिंग चल रहा है। वसंत और शरद, वसंत और शरद, ये बीच वाली आ गई। अल्प मैथुन में बताया ना, कम करना है, जबकि वर्षा और ग्रीष्म में मैथुन का परित्याग करना है, बीच वाली जो बच गई। गर्मी के बाद वर्षा आती है, अब आपके अभी चल रहा हो मानसून पीरियड है ना, गर्मी के बाद वर्षा आती है। ऋतुचर्या इज वेरी इजी,
उसको आप कोरिलेट करके देखिए, रटिए मत, याद कीजिए उसको, ठीक है। और ये जो पक्ष वाला सिस्टम है, जो तीसरे तीसरे दिन वाला, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे किस आचार्य ने की बताया, अभी इसमें रेफरेंस नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में अगर लिखा हो तो आपको और कंपैरेटिव समझ आ जाएगा कि कैसा रेफरेंस किसने क्या बताया है, ठीक है। तो अभी चरक के अकॉर्डिंग तो हमें बता दिया है, अब बस ये थोड़ा सा रह गया, फिर हम समाप्ति करते हैं चैप्टर। ज्यादा देर के लेक्चर भी नहीं रहता, 45 to 50 मिनट्स के नियर अबाउट लेक्चर रहता है, हद मार के 1 घंटे का, उससे ऊपर हम लेक्चर भी नहीं लेते। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जी, सार विहारता औषध, दूध, काजू, बादाम, स्नान, अभ्यंगशीला, जीत, व्यवाजीकरण औषध, ठीक है। जीवनीय, आपका महाकषाय, भृंगनीय, बल्य, वर्ग आदि, वर्ग लिख दिया ना, वही सब उनके अंदर जो मेडिसिन बताया गया वही यूज करना, वही मेडिसिन के अंदर रहता है। जो आप आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो मेडिसिन देखते हैं, उनके अंदर सब वही तो डाला है, ठीक है। सेवन से मनुष्य के घोड़ी के समान बार बार मैथुन करने की समर्थ प्राप्ति होती है, जिसको वाजीकरण बोलते हैं। तो जो वाजीकरण की जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, सॉरी अभी मैं थर्ड प्रोफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कहा चिकित्सा में रसायन वाजीकरण चैप्टर आएंगे चरक चिकित्सा के अंदर, उधर आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे घोड़े के समान बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्ति होती है, आपको हर चैप्टर के नोट्स अपलोडेड हैं आपके ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी समस्या, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। आपको इसके अंदर टेलीग्राम चैनल्स पे हमारा प्लांट सीरीज चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चन डेली, कुछ आयुर्वेदिक कुछ क्लिनिकल मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और सभी ईयर्स के उसके अंदर। और दूसरा, ईयर वाइज आपकी क्लासेस चलती हैं, आपको कंप्लीट बैच लेना कंप्लीट भी ले सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर रनिंग है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना डिसीजन लीजिए, लेट मत कीजिए ज़्यादा, बिकॉज जितना लेट करेंगे उतनी क्लासेस इंक्रीज हो जाएंगी हमारी। तो क्या डेली क्लासेस कुछ ना कुछ चल रही है, कभी अल्टरनेट डेज पे चल रही है, कभी डेली चल रही है, कभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो क्लासेस तो बच्चों को रेगुलर मिल ही रहा है, बच्चे पढ़ते रहते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स कभी भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बुक्स का शॉर्टेस्ट वे बना दिया इसको पढ़ने का, आपको कितना 1 घंटा लगेगा, एक चैप्टर कंप्लीट विद यूजी पीजी सब कंपटीशन वाइज खत्म, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, जो इंपॉर्टेंट पता है एक पेज पे भी लिख सकते हो, बाकी पता चल जाएगा कि पीजी वाइज क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इट्स वेरी गुड कंसेप्ट। बाद में एक ट्रायल भी किया गया, जो लास्ट में आप सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, जैसे आप अपने मन को बहला रहे हो कि ठीक है लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कुछ नहीं होने वाला, सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस टाइम पे कोई। यार एक बात बताओ, 25 से 26 हजार क्वेश्चन है, आप लास्ट में कैसे कर सकते हो, नहीं पॉसिबल। इंटर्नशिप भी करना है, रेगुलर भी जाना है, 9 to 5, है ना, फाइल्स वर्क भी होता है, बहुत कुछ खुद के लिए भी सीखना है, वहाँ पर खुद का भी डेवलपमेंट करना है, और दूसरा स्किल्स भी सीखना उस टाइम पे, जब सीखोगे ऑब्वियसली हम सूचरिंग हो रहा हो आप करने हो, आप खुद आयुर्वेद कहाँ खोल के बैठोगे। और दूसरा, एक्यूरेसी की बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है, तो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन देखना है किस टाइप के आते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप आंसर निकाल लोगे। उसका प्रैक्टिस आपने थोड़ा किया है, हमारे साथ किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, तो हो जाएगा, उसमें रिवीजन करना है। और लिटरली इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट एग्जाम भी आपको पढ़ना है ना, ऐसे नहीं कि आखिरी में सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, उसमें आपका आयुर्वेदा भी आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्लिनिकल चीजें भी आएंगी, तो अभी से चीजें स्टार्टअप कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पता चलती रहेंगी, बहुत ऑप्शन है अभी तो आगे, आप बस तैयारी कीजिए, गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम आपको, तो इसमें आपको थोड़ा सा, आपके साथ हम हैं जो आपको बता रहे हैं, जो करवा रहे हैं, हम करते जाइए, ऐसा मत सोचिए सिलेबस बहुत भाग रहा है, हो रहा है, बस अपना एक दिन का गोल रखिए, एक दिन का एक लेक्चर अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। चाहे प्रीवियस करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन भी करते रहिए, सैटरडे संडे को कभी छुट्टियां हैं रिवीजन कर दीजिए, कभी हमारा क्लास नहीं हो पा रहा उस टाइम पे आप रिवीजन प्लान कीजिए अपना, ठीक है। तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, हमें नहीं इसमें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। गुड नाइट। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लाइव चैट पे भी आप क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं।